नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर फिर शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ चलेंगे शासक एवं इमारतें, यानी कौन कौन से शासक कौन कौन से इमारत बनाए हैं जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्रकूट राजा के द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन देखिए, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय और इंद्र तृतीय। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, जो एक भव्य मंदिर आज भी है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक ही पत्थर को तराश कर इसका निर्माण करवाया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि ओडिशा का लिंगराज मंदिर गंग शासकों के द्वारा कब बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1090 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में, 1110 ईस्वी में या फिर 1095 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1100 ईस्वी में बनाई गई थी। यानी 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा ओडिशा में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, जिसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना है, किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार एवं कोणीय है। अब चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, जयपुर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा माउंट आबू। तो इसका आंसर होगा माउंट आबू, यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों के द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में करवाया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यह मंदिर जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार है एवं बाहरी हिस्सा चिकना है, याद रखेंगे। जैसे हम लोग उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो होता है उसका बाहरी आंतरिक हिस्सा चिकना है और बाहरी हिस्सा घुमावदार है, लेकिन इस मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार है और बाहरी हिस्सा चिकना है। ठीक है, मंदिर में कोई शिखर या गुंबद नहीं है, यानी इस मंदिर में कोई भी शिखर या गुंबद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली से निर्मित है, यानी किस शैली में निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नागर शैली, दूसरा बुंदेलखंड शैली, तीसरा सहतीरी शैली और चौथा है मेहरौबी शैली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बुंदेलखंड शैली। यानी चंदेल शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में कंदरिया महादेव का मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है, निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया। इस मंदिर में 84 यानी 84 नक्काशीदार शिखर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राजराजेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला ऑप्शन चेन्नई में, दूसरा सेलम में, तीसरा तंजौर में और चौथा ऑप्शन है तिरुअनंतपुरम। तो यहाँ इसका आंसर होगा तंजौर, यानी राजराजेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसे बृहद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेवाड़ नरेश
राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तंजौर में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा ऑप्शन है भटिंडा, और चौथा जयपुर। तो यहाँ इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में, यानी मेवाड़ नरेश राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। इसको आप चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार निर्माण का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने से। तो इसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसका निचला हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि इसका निचला हिस्सा, यानी कुतुब मीनार का निचला हिस्सा जो है 15 मीटर चौड़ा है और ऊपरी हिस्सा 3 मीटर है। निचला हिस्सा 15 मीटर, ऊपरी हिस्सा 3 मीटर। यह 7 मंजिला है, लेकिन 7 मंजिला थी, लेकिन वर्तमान में 3 मंजिला ही बचा है ना। ऊपर चढ़ने के लिए 375 सीढ़ियाँ बनाई गई है, यानी कुतुब मीनार कुतुब मीनार में चढ़ने के लिए 375, याद रखेंगे 375, 375 सीढ़ी इसमें बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? पहला ऑप्शन है बाबर के द्वारा, दूसरा बलबन के द्वारा, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, चौथा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो याद रखेंगे इसको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको भी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद है। बहुत इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की कारीगरी एवं सौंदर्य परख जैसी विशेषताओं को उभारा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मंदिर के क्षेत्रफल को और बढ़ाया गया, ठीक है, इसकी क्षेत्रफल को और बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पहला लाल किला को, दूसरा कुतुब मीनार को, तीसरा कुव्वत उल इस्लाम, और चौथा ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अलाई दरवाज़ा को, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इस्लामी स्थापत्य कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। इसके निर्माण में भवन निर्माण की वैज्ञानिक प्रविधि का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बलबन का मकबरा किसने बनाया? तो बलबन का मकबरा को किसने बनाया? तो पहला ऑप्शन दिए बलबन ने, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा अकबर, और चौथा है शाहजहां। तो इसका आंसर जो होगा, बलबन का मकबरा जो है बलबन ने ही बनवाया था, है ना, बलबन ने ही बनवाया था। यह दिल्ली में स्थित है। ये इस्लामिक पद्धति में निर्मित भारत का ये पहला मकबरा है, यानी इस्लामिक पद्धति में निर्मित भारत का पहला मकबरा। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 चलते हैं, किस सल्तनत कालीन शासक का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक, यानी गियासुद्दीन तुगलक एक सल्तनत कालीन शासक हैं और इसका मकबरा जो है कृत्रिम झील के अंदर स्थित है। यह मकबरा जो है चतुर्भुजाकार है ना। मकबरा के ऊपर संगमरमर की सुंदर गुंबद बना हुआ है। ये लाल पत्थर से निर्मित है, ठीक है। मुख्य विशेषता इसकी है कि इसकी ढलवा दीवारें हैं, इसकी दीवारें जो है ढलवा दीवारें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला हुमायूं को, बलबन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर होगा
इल्तुतमिश को, यानी इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है ना। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुहना के निकट एक तालाब का निर्माण कराया था, यानी देहली ए कुहना के निकट एक तालाब बनवाया था। इस तालाब को राजा तालाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बुंदेलखंड, दूसरा बीजापुर, तीसरा रणथंभौर और चौथा दिलवाड़ा। ठीक है, चित्र में भी देख सकते हैं कि आदिल शाह का मकबरा कैसा है। आदिल शाह का मकबरा जो है बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष और बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि मुगल स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं। तो देखते हैं कि मुगल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग हुआ। ठीक है, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं गचकारी का भी प्रयोग हुआ पहली बार मुगल काल में। सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवारत की सजावट की गई पहली बार। बागों को गुंबदों के आसपास विकसित किया गया, यानी बगीचा को, बाग को गुंबद के आसपास में विकसित किया गया, ये पहली बार। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी हुआ मुगल काल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला हुमायूं का मकबरा, दूसरा आदिल शाह का मकबरा है ना, तीसरा है बलबन का मकबरा और चौथा है गियासुद्दीन का मकबरा। तो यहाँ इसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा, यानी अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत हुमायूं की मकबरा है। हुमायूं को इस मकबरा की विशेषता, मुख्य विशेषता को लोग जानते हैं। भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ है ना। मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इस मकबरे में दफनाए गए, यानी यह अकबर का जो होता है ना, हुमायूं का मकबरा में मुगल शासक का अधिकतर शासक को, माने मुगल घराने के अधिकतर शासक को, सर्वाधिक शासक को इस पर दफनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा हुमायूं ने, तीसरा औरंगजेब ने और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह शाहजहां है। तो इसका आंसर होगा अकबर ने। ठीक है, यानी अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। यह 134 फीट ऊंचा है, याद रखेंगे। आगरा के समीप सिकरी नामक ग्राम को ही अकबर ने अपनी राजधानी बनाई, इसीलिए इसका नाम फतेहपुर सिकरी भी पड़ा था। अकबर ने भवन निर्माण कार्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा किया था, अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। अकबर कालीन इमारतों में गुंबद का कम से कम प्रयोग हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी अकबर कालीन जितना भी इमारत बना है उसमें गुंबद का कम से कम प्रयोग हुआ है। भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, यानी ये बुलंद दरवाजा का जो प्रवेश द्वार है यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 में। किस मुगल शासक के समय स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर था? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा शाहजहां, यानी शाहजहां के शासनकाल में जो है यह स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके शासनकाल में सफ़ेद संगमरमर का बहुत प्रयोग हुआ था। ठीक है, यह संगमरमर जो है जोधपुर के मरकाना नामक स्थान से मंगवाया जाता था। लाल किला का निर्माण भी इसी पत्थर से हुआ है। लाल किला का निर्माण में 9 वर्ष लगा था, याद रखेंगे, लाल किला के निर्माण में 9 वर्ष लगा था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें हुआ है। मुगल द्वारा निर्मित यह अंतिम किला है, यानी मुगल शासकों के द्वारा निर्मित यह अंतिम किला थी। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये सभी शाहजहां, इसीलिए शाहजहां के समय जो होता है स्थापत्य कला एकदम चरमोत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया?
जहांगीर की याद में, अकबर की याद में, बानो बेगम की याद में या मुमताज़ की याद में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुमताज़, यानी उनकी प्रिय पत्नी थी मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ठीक है, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे थे, है ना, यानी ये 1631 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ था, 1653 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ताजमहल का मुख्य मिस्त्री या निर्माता कौन था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद ईसा खां, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद वाजिर, तीसरा है अहमद लाहौरी और चौथा है जोधाबाई। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद ईसा खां, यानी ताजमहल का जो मुख्य निर्माता मिस्त्री जो था वह क्या था? मोहम्मद ईसा खां था। ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है, यानी ये वर्ग का रूप में है ना। ठीक है, मरकाना यानी उसका जो है लंबाई चौड़ाई बराबर है। मरकाना के संगमरमर का यहाँ भी पत्थर का प्रयोग हुआ था। ताजमहल का प्रमुख स्थाप्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाता है, मिस्त्री और निर्माता पूछेगा तो मोहम्मद ईसा खां होगा, और इसका स्थाप्यकार पूछा जाएगा तो तब इसका आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के शिखर एवं बाग बगीचे के निर्माण के लिए कहाँ से विशेषज्ञों को बुलाया गया था? याद रखिएगा, ताजमहल के शिखर एवं बाग बगीचे के निर्माण के लिए विशेषज्ञ को कहाँ से बुलाया था? बगदाद से, शिराज से, समरकंद से, कुस्तुनतनिया। तब इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को समरकंद। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि ताजमहल का जो अलग अलग भाग को बनाने के लिए कहाँ से कौन कौन से मिस्त्री को बुलाए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण में अपनी उसकी सहायता के लिए, ताजमहल निर्माण की हेल्प के लिए जो होता है, देखिए देख लीजिए यहाँ की बगदाद एवं सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ को बुलाया था, यानी हस्तकला विशेषज्ञ को बगदाद एवं सिराज से बुलाया था। और कुस्तुनतनिया से गुंबद निर्माण करने वाले विशेषज्ञों को बुलाया था। और बुखारा से फूल पत्ती की खुदाई के लिए विशेषज्ञों को बुलाया था। अलग अलग जगह से कौन कौन जगह से कहाँ से आए थे, किसका किसका क्या काम था। ठीक है, यानी क्या उसके कौन कौन से भाग का कौन निर्माण किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लाहौर कब से कब अकबर की राजधानी रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1580 से 1592, 1585 से 1598, 1585 से 1595, 1580 से 1598। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1585 से 1598 तक लाहौर अकबर की राजधानी बना रहा था। तंजावुर किन शासकों की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है चोल शासक, दूसरा पांड्य शासक, तीसरा शक शासक और चौथा चालुक्य शासक। तो इसका आंसर होगा चोल शासक, यानी तंजावुर जो है चोल शासकों की राजधानी थी। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें कि कावेरी नदी के तट पर बसे इस शहर में राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, कुंजरमल राजराज पेरुथच्चन ने बनाया था। यहाँ राजमहल तथा कई अन्य व्यापारिक उत्पादन तथा हस्तशिल्प केंद्र भी थे। ठीक है, यहाँ के मूर्तिकार उत्तम कांस्य की मूर्तियां तथा लंबे सुंदर धातु यानी घंटा धातु के दीप बनाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, चोल कालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चोल काल में जितना भी कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी किस तकनीक से बनाई जाती थी? पहला ऑप्शन है लुप्त मोम तकनीक, दूसरा है मोम, तीसरा है लुनसर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लुप्त मोम तकनीक। देखिए, जानते हैं कि लुप्त मोम तकनीक है क्या? इस तकनीक यानी इस प्रविधि के अंतर्गत मोम की एक प्रतिमा पहले बना ली जाती थी, उसके बाद उसमें चिकनी मिट्टी लेप लगाया जाता था। अब इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और पूरी तरह सूखने के बाद इसे गर्म किया जाता था। ठीक है, और गर्म करने से मोम जो होता है पूरी तरह पिघल जाता था और बाद में यह जो होता था सूख जाता था, इसको अलग कर लिया जाता था, है ना, सुखा के अलग कर लिया जाता था। जैसा कि आप एनसीईआरटी में भी जैसा कि आप चित्र में इसको देख सकते हैं। ठीक है, यह इसी आधार पर इसको मोम, इसीलिए इसको हम लोग लुप्त मोम तकनीक कहते हैं, यानी गर्म करने से सारे मोम पिघल गया और बाद में मूर्ति बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जयपुर में, दूसरा लुधियाना में, तीसरा झुंझुनू में और चौथा है अजमेर में। तो यहाँ इसका आंसर होगा अजमेर में। यानी सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है वह अजमेर में है। अजमेर के समीप पुष्कर में ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 25। पश्चिम बंगाल में कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर रेशमी वस्तु के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी थी? ऑप्शन देखिए, पहला हावड़ा, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा विक्टोरिया, चौथा केशपुर। तो यहाँ इसका आंसर होगा मुर्शिदाबाद। यानी मुर्शिदाबाद जो था पश्चिम बंगाल का एक शहर था जो हुगली नदी के तट पर बसा है। यहाँ रश्मि वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था और 1704 ईस्वी में यह राजधानी, बंगाल की राजधानी बना था। ठीक है, बंगाल का कासिम बाजार सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी उस समय बंगाल में कासिम बाजार लगता था जो सूती वस्त्र का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विदर वर्तमान में कर्नाटक राज्य का एक शहर है। यानी विदर जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य का शहर है, जो किस काल में यह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन मध्यकाल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा आधुनिक काल। तो यहाँ इसका आंसर होगा मध्यकाल। यानी विदर वर्तमान में कर्नाटक में एक शहर है जो मध्यकाल में शिल्प कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ के शिल्पकार तांबे एवं चांदी की जगाई का काम करते थे। यानी तांबा और चांदी को जगाई का काम करते थे और वो कुशल कारीगर थे, चांदी और सोना चांदी के, है ना, तांबे और चांदी के कुशल कारीगर थे। इन्हीं के नाम पर इस शिल्प का नाम बिदरी पड़ा, है ना, इन्हीं के कारण इन शिल्प का नाम बिदरी पड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 में देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में काबुल राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कौन सा शहर सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसका पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, कहता है पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा कंधार, तीसरा पश्चिमी अफगान और चौथा हेरात। तो यहाँ इसका आंसर होगा कंधार। थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं काबुल के बारे में। काबुल अपनी पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कंधार, यहाँ इसका आंसर कंधार होगा। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। यानी घोड़ा का व्यापार, यानी घोड़ा उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था। काबुल से मेवे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, काबुल से मेवे, खजूर, ताजे फल, गलीचे और रेशमी कपड़े ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन फिर बोल रहे हैं। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे है ना टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में उस समय घोड़ा एक भारी भरकम राशि समझी जाती थी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 28 में। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1336 ईस्वी में, 1335 ईस्वी में, 1339 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1336 ईस्वी में। यानी हम्पी विजय नगर की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल में हम्पी अपनी समृद्धि की चरम पर थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 29 में। हम्पी किन दो नदियों यानी किन दो नदी घाटियों के बीच स्थित है? पहला है गोदावरी और एवं कृष्णा, दूसरा कृष्णा एवं तुंगभद्रा, तीसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा एवं कावेरी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं तुंगभद्रा। यानी हम्पी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। इनके 3 दिशाओं में, एक इसकी प्रमुख विशेषता, इनके 3 दिशाओं में खड़ी चट्टानों की प्राकृतिक दीवारें हैं। ठीक है, हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि यहाँ कभी समृद्धशाली साम्राज्य रहा होगा। किले की दीवारें को आपस में फंसाकर बनाया गया था। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किले की दीवारों को कैसे फंसाकर बनाया गया था।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विट्ठल भगवान का रथ कितने पत्थरों को माने काट कर बनाया गया था? ठीक है, कितने पत्थरों को काट कर बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 1। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1, यानी मात्र एक पत्थर को खरोंच करके यानी काट कर इसको बनाया गया था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का एक माने मध्यकाल में या कभी भी कोई भी काल में मंदिर जो होता है सांस्कृतिक गतिविधियों के एक केंद्र होते थे। ठीक है, उन दिनों हम्पी में रामनवमी का एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। याद रखिएगा, हम्पी में रामनवमी का पर्व मनाया जाता था। वहाँ सुव्यवस्थित बाग बगीचे भी थे जिन्हें है ना, जिनमें बने कमल और टोडों की आकृति मूर्तिकला के नमूने के थे, यानी उसमें कमल और टोडों की आकृति थे, मूर्तिकला के नमूने के थे। 1665 ईस्वी में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार आदि है ना, यानी बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद, यानी लगातार दक्कनी शासक, गोलकुंडा के भी शासक, बीजापुर के शासक, अहमदनगर के शासक, बरार के शासक, बीदर के शासक के हाथों लगातार जो होता है विजयनगर पराजित होते गया और इसी कारण उसका अस्तित्व यानी हम्पी जो है, हम्पी का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप अपडेट रहें। ओके, बाय।